एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मैंने इनकम टैक्स के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आपने टैक्स क्या होता है, टैक्स के टाइप्स कितने होते हैं, इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स किसको पे करना होता है, इनकम के कितने हेड्स होते हैं, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है, ITR क्या होता है, ई रिटर्न क्या होता है, ये सब टॉपिक्स के बारे में जाना था। आज ही इस वीडियो में हम ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस और रिबेट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इनकम टैक्स में ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है और टोटल इनकम क्या होती है। तो दोनों टर्म को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं GTI यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। ग्रॉस टोटल इनकम 5 हेड्स की इनकम का सम होता है। आप सबको पता ही होगा कि 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से होते हैं। जिन स्टूडेंट ने मेरी पहले वीडियो देख ली होगी तो उन सबको ये पता होगा कि 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से होते हैं। चलिए, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ और जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम में आते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जिन स्टूडेंट्स को डिटेल में हेड्स ऑफ इनकम के बारे में जानना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रही हूँ, वहाँ से आप देख लेना। चलिए अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ GTI। डेफिनेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम अंडर सेक्शन 80B(5). द एग्रीगेट ऑफ द इनकम अंडर द फॉलोइंग हेड्स इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, capital gains and income from other sources. The income under each head is computed after making deductions permissible under that head. सकल कुल आय से आशय करदाता की विभिन्न साधनों से कर योग्य आय के योग से है। वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियां, पूंजी लाभ एवं अन्य साधनों से आय। सकल कुल आय से आशय आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक शीर्षक की सकल आय में से उसी शीर्षक की स्वीकृत कटौतियों को घटाने के बाद बची हुई आयों के योग से है, जिसमें धाराएं 80C से धारा 80U तक में दी गई कटौतियां न घटी हों। मतलब SSC ने जो भी साल भर में कमाई की है अलग अलग हेड्स में, उन सभी हेड्स में से उसी हेड की स्वीकृत कटौतियां घटाने के बाद बची हुई इनकम का टोटल कहलाता है ग्रॉस टोटल इनकम यानी सकल कुल आय। अब ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन की इनकम सभी हेड्स में हो। किसी की सिर्फ सैलरी की इनकम हो सकती है, किसी पर्सन की सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम हो सकती है, या किसी की 2 हेड में भी इनकम हो सकती है। जैसे कोई पर्सन अगर जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस भी करता है तो उसकी इनकम सैलरी के हेड्स में भी आएगी और साथ साथ इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में भी इनकम शो करेंगे। अगर किसी पर्सन के पास 2 या 3 हाउस हैं और उनमें से एक को वो रेंट पे देता है तो उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में भी आएगी। यदि किसी ने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो उसका जो डिविडेंड आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। कहने का मतलब है कि किसी पर्सन की इनकम एक ही हेड में भी आ सकती है या किसी की 2 में भी आ सकती है और किसी पर्सन की 4 हेड्स में भी आ सकती है या किसी की 5 के 5 हेड में भी इनकम आ सकती है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि 5 हेड्स में इनकम हो। किसी की 1 में भी हो सकती है, किसी की 2 में भी हो सकती है या किसी की 5 हेड में भी हो सकती है इनकम। अब बात करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम की। तो जब हम इन 5 हेड्स की इनकम का टोटल करते हैं तो वो ग्रॉस टोटल इनकम कहलाता है। ठीक है। सो ग्रॉस टोटल इनकम इज द सम ऑफ ऑल द 5 हेड्स ऑफ इनकम। सकल कुल आय 5 हेड्स के इनकम के सम को कहते हैं। अब देखते हैं टोटल इनकम यानी कुल आय। द डेफिनेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 245। टोटल इनकम मीन्स द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर मेकिंग द डिडक्शंस अंडर sections 80C to 80U from the gross total income. The amount so arrived is rounded off to the nearest multiple of 10 rupees.
सकल कुल आय में से धाराएं 80C से धारा 80U तक में दी गई कटौतियों घटाने के बाद जो राशि बचती है वह कुल आय अथवा कर योग्य आय कहलाती है। मीन्स आपको टोटल इनकम फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपको ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस जो कि अंडर सेक्शन 80C टू 80U में आते हैं उनको माइनस करना होगा और जो बची हुई अमाउंट आएगी उसको हम कहते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम को हम टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं। एक बात हमको और ध्यान रखनी होगी कि जब आप टोटल इनकम कैलकुलेट करते हो तो जो अमाउंट आती है उसको 10 रुपीज़ के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना होता है। 10 रुपीज़ के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना तो आप सबको आता ही होगा। जैसे अगर लास्ट की डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसको अगले टेंस के मल्टीपल में कन्वर्ट कर देंगे और अगर 5 से कम है तो उसको पहले टेंस के मल्टीपल में कन्वर्ट कर देंगे। सपोज़ आपकी टोटल इनकम 3,25,428 आ रही है तो उसको हम राउंड ऑफ करने के लिए 3,25,430 कर देंगे। और अगर आपकी टोटल इनकम 3,25,422 आ रही है तो उसको हम 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए 3,25,420 कर देंगे। आपने ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कर दिया। अब गवर्नमेंट हमको कुछ बेनिफिट्स देती है जिसको हम कहते हैं डिडक्शंस। तो जब हम ग्रॉस टोटल इनकम में से वो डिडक्शंस यानी कि कटौतियाँ जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको माइनस कर देते हैं तो वो टोटल इनकम होती है। ये सारे डिडक्शन सेक्शन 80C से 80U में आते हैं और जो ये टोटल इनकम आती है उस पर ही एसएससी को टैक्स पे करना होता है, क्योंकि एसएससी का जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो इसी फिगर पे होता है। तो आप इसको टोटल इनकम भी कह सकते हैं और टैक्सेबल इनकम भी कह सकते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज़ डिडक्शंस, कटौतियाँ क्या होती हैं। देखिए डिडक्शंस का मतलब होता है कटौती, मतलब कम करना। तो किस में कम करना, किस में कटौती की जा रही है, तो इनकम में कटौती की जा रही है। इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शंस करना मीन्स इनकम में से डिडक्शन यानी कि कटौती करना। जो डिडक्शन दिया जा रहा है वो इनकम में दिया जा रहा है, यानी एसएससी की जो इनकम होती है उसको कम करना किसके थ्रू, तो डिडक्शन के थ्रू। तो इनकम को कम करना ही डिडक्शन कहलाता है। गवर्नमेंट ने आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। डिडक्शंस के अलावा गवर्नमेंट आपको रिबेट की फैसिलिटी भी देती है। तो डिडक्शंस और रिबेट में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। रिबेट आपकी टैक्स की अमाउंट को कम करता है, यानी आपको टैक्स में एक तरह का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है। याद रखिए बच्चों, रिबेट हमेशा टैक्स अमाउंट पर होता है, यानी जो आपकी टैक्स पे करने की अमाउंट होती है उसमें रिलीफ दिया जाता है रिबेट की फॉर्म में। और जो डिडक्शन होते हैं वो आपकी टैक्स अमाउंट पर नहीं बल्कि टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम को कम करने की बात करता है, वो इनकम जिस पर टैक्स कैलकुलेट करना होता है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रिबेट। व्हेन इन द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी सच इनकम इज इंक्लूडेड ऑन विच टैक्स हैड ऑलरेडी बीन पेड, देन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द टैक्स ऑन टोटल इनकम सम डिडक्शन इज अलाउड टू हिम, इट इज़ नोन एज अ रिबेट ऑफ टैक्स। कर में कटौती, जब करदाता की कुल आय में ऐसी आय शामिल की जाती है जिस पर पहले ही कर लग चुका है तो उसे इस संबंध में कर की राशि में से कुछ छूट दी जाती है, इसे कर में कटौती कहते हैं। अब देखते हैं 80C से 80U में कौन कौन से डिडक्शंस आते हैं। वैसे तो कई सारे डिडक्शंस 80C से 80U में आते हैं, बट यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट डिडक्शंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आपको ये याद रखना है कि एक पर्टिकुलर डिडक्शन कब मिलेगा, मीन्स कब इसके लिए हम क्लेम कर सकते हैं, कौन इसको क्लेम कर सकता है और डिडक्शन कितनी अमाउंट का मिलेगा। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम अंडर सेक्शन 80C की बात करते हैं। तो जनरली 80C को मैक्सिमम लोग क्लेम करते हैं। 80C के लिए एलिजिबल कौन है, तो कोई भी इंडिविजुअल यानी व्यक्ति या
HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी हिंदू अविभाजित परिवार, इसके लिए क्लेम कर सकता है और मैक्सिमम लिमिट इसकी है 1,50,000 रुपीज़। अब क्वेश्चन आता है कि कब हम ATC के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो जब हमने LIC प्रीमियम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया हो तो हमको ATC में डिडक्शन मिलेगा और मैक्सिमम लिमिट इसकी 1,50,000 होती है। मीन्स हम 1,50,000 तक ATC के अंदर क्लेम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सेक्शन अब देखते हैं अंडर सेक्शन 80CCC। इसका बेनिफिट इंडिविजुअल को ही मिलता है और 80CCC में हम कब क्लेम कर सकते हैं, तो जब हमने पेंशन फंड में पेमेंट किया हो। तो जब हम पेंशन फंड में पेमेंट करते हैं तो इसकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC में मिलेगी और इसकी मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 होती है, 1,50,000। नेक्स्ट डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80D। 80D का बेनिफिट इंडिविजुअल और HUF को मिलता है। हम ये डिडक्शन कब क्लेम कर सकते हैं, तो अगर हमने मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसके प्रीमियम के लिए हम क्लेम कर सकते हैं। और कितनी अमाउंट का डिडक्शन हमको मिलता है, तो 25,000 तक का डिडक्शन हमको मिलता है। बट अगर वो इंडिविजुअल सीनियर सिटीज़न है तो उसको वो डिडक्शन 50,000 रुपीज़ तक मिलेगा। नेक्स्ट डिडक्शन है हमारा 80DD। 80DD का बेनिफिट इंडिविजुअल और HUF दोनों को मिलता है। इसके लिए कौन क्लेम कर सकता है, ये क्लेम सीवियर डिसेबिलिटी के ट्रीटमेंट पर किए गए खर्चे के लिए मिलता है। मीन्स निःशक्त आश्रित की चिकित्सा पर व्यय, और इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 75,000 रुपीज़ में। 75,000 रुपीज़ तक का अगर आपका एक्सपेंस होता है किस पर, सीवियर डिसेबिलिटी के ट्रीटमेंट पर, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा 80E। 80E के लिए ओनली इंडिविजुअल क्लेम कर सकते हैं। तो किस चीज़ के लिए क्लेम कर सकते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, मीन्स उच्च शिक्षा के लिए गए ऋण पर ब्याज। अगर हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया गया है तो उसका जो इंटरेस्ट होता है उसका डिडक्शन इस 80E के अंडर मिलती है। लिमिट क्या होती है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती। मीन्स चाहे लोन पर कितना भी इंटरेस्ट लगा हो, सारा की सारा एग्जेम्प्टेड होता है। नेक्स्ट है 80EE। 80EE के लिए सिर्फ इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है। ये क्लेम इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेसिडेंशियल होम प्रॉपर्टी के लिए होता है। मीन्स आवासीय गृह संपत्ति के लिए गए ऋण पर ब्याज। मीन्स जो हम रेसिडेंशियल होम प्रॉपर्टी के लिए जो भी लोन लेते हैं उस पर जो भी इंटरेस्ट होता है वो 80EE के अंदर डिडक्ट होता है। तो इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है 50,000 रुपीज़। 80EE के अंदर 50,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट डिडक्शन है 80G। ऑल एसेसिस आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। ये डिडक्शन सभी एसएससी के लिए एलिजिबल होता है। और ये डिडक्शन के लिए कौन क्लेम कर सकता है, तो जिसने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को फंड डोनेट किया हो वो इसके लिए क्लेम कर सकता है। और इसमें आपको कितना डिडक्शन मिलता है, तो इसमें 2 क्राइटेरिया दिया गया है। एक तो होता है 100% अमाउंट आपको डिडक्शन मिलती है, तो उसके अंदर आते हैं आपके जो डोनेशन आपने प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में, नेशनल चिल्ड्रंस फंड में, स्वच्छ भारत कोष में, नेशनल डिफेंस फंड में या प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड में अगर दिया है तो वो डोनेशन आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। और अगर आपने वो डोनेशन प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट फंड के लिए, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के लिए, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के लिए
या राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए अगर डोनेट किया है तो उसमें आपको 50% तक की डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट हमारा डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80GG। दिस इज़ ऑल्सो ओनली फॉर इंडिविजुअल। 80GG में आप रेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं, बट इसके लिए एक कंडीशन होती है कि वो व्यक्ति या इंडिविजुअल अपनी कंपनी जहाँ पर वो जॉब कर रहा है वहाँ उसको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा होता है, तभी वो इसके लिए क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट डिडक्शन है 80TTA। ये डिडक्शन इंडिविजुअल और HUF क्लेम कर सकते हैं, बट सीनियर सिटीज़न नहीं कर सकते। और ये डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट पे मिलता है। मीन्स जो भी सेविंग अकाउंट में हमने डिपॉजिट कर रखा है उस पर साल भर में जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो 80TTA के अंडर डिडक्टेड होता है, और इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है ₹10,000। और लास्ट हमारा डिडक्शन है 80U। 80U के लिए सिर्फ इंडिविजुअल ही एलिजिबल होते हैं। तो अ पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन्स जो निःशक्त पर्सन होता है वो पर्सन ही 80U के लिए क्लेम कर सकता है। अगर टैक्स पेयर डिसेबल है तो उसको 75,000 रुपीज़ तक डिडक्शन मिलेगा। अगर वो पर्सन सीवियर डिसेबल है तो वो 1,25,000 के डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकता है। आपने अभी अंडर सेक्शन 80G से 80U तक के डिडक्शंस के बारे में जाना, तो जब ग्रॉस टोटल इनकम में से ये डिडक्शन माइनस कर दिए जाते हैं तो जो इनकम आती है वो टोटल इनकम कहलाती है और उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है, इसलिए टोटल इनकम को टैक्सेबल इनकम भी कहा जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं MCQs ऑफ इनकम टैक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, आय के विभिन्न शीर्षकों का योग कहलाता है? सकल कुल आय, कर योग्य आय या समायोजित आय। सम ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और एडजस्टेड इनकम। सो राइट आंसर इज ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस आय में से धारा 80C की कटौती नहीं मिलती? वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यवसाय से आय या दीर्घकालीन पूंजी लाभ। आउट ऑफ विच इनकम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज नॉट अलाउड? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। सो राइट आंसर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयकर अधिनियम में आय के शीर्षक हैं 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ हेड्स इन इनकम टैक्स एक्ट आर 3, 4, 5 और 6। सो राइट आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस आय में से धारा 80G की कटौती नहीं मिलती? वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, धारा 111A में वर्णित अल्पकालीन पूंजीगत लाभ या अन्य साधनों से आय। आउट ऑफ विच इनकम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज नॉट अलाउड? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो राइट आंसर इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, धारा 111 में वर्णित अल्पकालीन पूंजीगत लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि कुल आय 4,20,194.50 है तो पूर्णांकित आय होगी? इफ़ टोटल इनकम इज 4,20,194.50, द राउंडेड ऑफ इनकम शैल बी। सो राइट आंसर इज 4,20,190, 4,20,190। जब हम टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको 10 रुपीज़ में राउंड ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी आय को पूर्णांकित किया जाता है? सकल कुल आय, क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं? विच इनकम इज राउंडेड ऑफ? ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, A and B बोथ और नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज टोटल इनकम, कुल आय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
धारा 80DD के अंतर्गत निःशक्तता के संबंध में स्वीकृत कटौती की राशि कितनी है? 50,000, 75,000, शून्य या वास्तविक व्यय? What amount is accepted for deduction under section 80DD regarding disability? 50,000, 75,000, 0 or actual expense? So right answer is 75,000. Next question is, निम्नलिखित में दिए गए किस दान पर 100% कटौती स्वीकृत है? प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष, राष्ट्रीय खेल कोष, राजीव गांधी फाउंडेशन या जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष? Which of the following donations is eligible for 100% deduction? Prime Minister Drought Relief Fund, National Sports Fund, राजीव गांधी फाउंडेशन और JL नेहरू मेमोरियल फंड? सो राइट आंसर इज नेशनल स्पोर्ट्स फंड, राष्ट्रीय खेल कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धारा 80C की कटौती लागू होती है व्यक्ति व संयुक्त हिंदू परिवार पर, फर्म पर, सहकारी समितियों पर या कंपनी पर? सेक्शन 80C अप्लाइज ऑन इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कंपनी? सो राइट आंसर इज इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, व्यक्ति व संयुक्त हिंदू परिवार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयकर की किस धारा के अंतर्गत प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सहायता कोष में दिया गया दान 100% सकल कुल आय में से घटता है? धारा 80C, धारा 80G, धारा 80GG या धारा 80D? डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड इज डिडक्टेबल 100% आउट ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द SSC अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? सेक्शन 80C, सेक्शन 80G, सेक्शन 80GG और सेक्शन 80D? सो राइट आंसर इज सेक्शन 80G, धारा 80G। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम कटौती की राशि है 79,000, 1,12,000, 1,50,000 या 80,000? For the assessment year 2022-23, the maximum permissible deduction under section 80C is 79,000, 1,12,000, 1,50,000 और 80,000? So right answer is 1,50,000, 1.5 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य धारा 80D के अंतर्गत आती है? उच्च शिक्षा के लिए गए ऋण की वापसी, विकलांग आश्रित की चिकित्सा के लिए व्यय, चिकित्सा बीमा हेतु दिया गया प्रीमियम या इनमें से कोई नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80D? रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या नन ऑफ दिस? सो राइट आंसर इज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, चिकित्सा बीमा हेतु दिया गया प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धारा 80E के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की छूट की सीमा क्या है? अंडर सेक्शन 80E, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट पेमेंट of interest on loan is taken for the higher education shall be allowed up to 20,000, 25,000, 30,000 और no limit? So right answer is no limit, कोई सीमा नहीं है। मीन्स जब हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया जाता है तो उस पर जो इंटरेस्ट देना होता है उस अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती है। मीन्स जितना भी इंटरेस्ट हो सारा की सारा रिडक्शन उसको मिलता है अंडर सेक्शन 80E। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वरिष्ठ नागरिक एक्स के स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम देने पर अधिकतम कटौती मिलेगी। मैक्सिमम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर अ सीनियर सिटीजन इज 10,000, 15,000, 50,000 या 25,000? सो राइट आंसर इज 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राम ने अपने स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम 10,000 रुपये रोकड़ में दिया, उसे धारा 80D के अंतर्गत कितनी कटौती मिलेगी? राम पेड द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज हेल्थ ₹10,000 इन कैश, डिडक्शन शैल बी अलाउड टू हिम अंडर सेक्शन 80D।
5,000, 10,000, 15,000 और नील। सो राइट आंसर इज नील। मीन्स जब आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस आय पर धारा 80G की कटौती नहीं दी जा सकती? वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, दीर्घकालीन पूंजी लाभ या कोई नहीं। ऑन विच इनकम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज नॉट अलाउड? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और नन। सो राइट आंसर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्री रजत पूर्णतः अंधे हैं, उन्हें 80U में कटौती मिलेगी। मिस्टर रजत इज कम्प्लीटली ब्लाइंड, ही विल अवेल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U 50,000, 75,000, 1 लाख और 1,25,000। सो राइट आंसर इज 1,25,000। डिसेबल पर्सन है उनको 75,000 रुपीज़ तक डिडक्शन मिलती है, बट जो सीवियर डिसेबल पर्सन है उनके लिए 1,25,000 की डिडक्शन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धारा 80E के अंतर्गत कटौती मिलती है दान के संबंध में, चिकित्सा व्यय के संबंध में, उच्च शिक्षा के लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान के संबंध में या इनमें से कोई नहीं। डिडक्शन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 80E इन रिलेशन टू डोनेशन, इन रिलेशन टू मेडिकल एक्सपेंस, in relation to interest on loan for higher education paid or none of these. So right answer is in relation to interest on loan for higher education paid. उच्च शिक्षा के लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान के संबंध में। देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे, 80E, E मीन्स एजुकेशन, तो उससे आप याद रखिए 80E, सेक्शन 80E में हायर एजुकेशन के लिए लोन पर ब्याज की कटौती मिलती है, तो एजुकेशन से आप याद रखिए 80E। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक व्यक्ति सार्वजनिक भविष्य निधि PPF में वित्त वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा करने पर ब्याज प्राप्त कर सकता है? हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट कैन बी पर्सन डिपॉजिट टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन फाइनेंशियल ईयर टू अर्न इंटरेस्ट ऑन इट? ऑप्शंस है 50,000, 60,000, 1 लाख और 1,50,000। सो राइट आंसर इज 1,50,000। धारा 80C की कटौती निम्नलिखित को उपलब्ध नहीं है। व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी या ये सभी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज नॉट अवेलेबल टू इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी और ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धारा 80G की कटौती किसके संबंध में दी जाती है? धर्मादा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रॉयल्टी और दान। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज अलाउड टू कनेक्शन विथ चैरिटी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रॉयल्टी और डोनेशन। सो राइट आंसर इज डोनेशन, दान। इस सेक्शन को आप कैसे लर्न करेंगे? सो 80G में हमको डोनेशन से रिलेटेड अमाउंट का डिडक्शन मिलता है, तो आप इसको कैसे याद रखोगे? तो G मीन्स गुड वर्क, तो डोनेशन करना गुड वर्क है, अच्छा काम है, इस तरह आप याद रखोगे, ठीक है। 80G डोनेशन के लिए है और 80E हायर एजुकेशन के लिए लोन लेने पर जो इंटरेस्ट पे करना होता है उस पर डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यक्ति की दशा में आयकर विवरणी दाखिल करने की देय तिथि है 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त या 30 सितंबर। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल इज 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त और 30 सितंबर। सो राइट आंसर इज 31 जुलाई, 31 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक फर्म जिसके खातों का अंकेक्षण अनिवार्य है, आयकर विवरणी दाखिल करने की देय तिथि है 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर या 31 अक्टूबर। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ अ फर्म whose accounts are required to be audited is 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर और 31 अक्टूबर। सो राइट आंसर इज 30 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐसे व्यक्ति जिसकी वेतन या पारिवारिक पेंशन एवं ब्याज से आय है के लिए निर्धारित फॉर्म है
ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4. For an individual having income from salary or family pension and interest, the prescribed form is ITR 1, ITR 2, ITR 3 or ITR 4. So right answer is ITR 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्थायी खाता संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है। आयकरदाता, आयातक, सेवा शुल्क के अंतर्गत करदाता या ये सभी। गेटिंग परमानेंट अकाउंट नंबर इज कंपल्सरी फॉर इनकम टैक्स एसएससी, इंपोर्टर, एसएससी अंडर सर्विस टैक्स और ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूल सुधार किया जाता है अंडर सेक्शन 145, अंडर सेक्शन 147, अंडर सेक्शन 154 या अंडर सेक्शन 156। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक इज डन अंडर सेक्शन 145, अंडर सेक्शन 147, अंडर सेक्शन 154 और अंडर सेक्शन 156। सो राइट आंसर इज अंडर सेक्शन 154। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वयं कर निर्धारण की धारा है। सेक्शन ऑफ सेल्फ असेसमेंट इज 140, 140A, 143 और 144। सो राइट आंसर इज 140A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण की धारा है। सेक्शन ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज 143, 144, 147 और 148। So right answer is 144. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आकाश, जिसकी आयु 62 वर्ष है, को आय का रिटर्न दाखिल करना होगा बशर्ते उसकी सकल कुल आय निम्न से अधिक है। आकाश, who is 62 years old, has to file a return of income if his gross total income is excess of 2 lakhs, 2,50,000, 3 lakhs और 5 lakhs। सो राइट आंसर इज 3 lakhs, क्योंकि 60 ईयर्स से ऊपर वो सीनियर सिटीज़न माना जाता है। तो सीनियर सिटीज़न की लिमिट होती है 3 lakhs रुपीज़, और अगर 60 ईयर्स से कम है तो उसकी लिमिट होगी 2,50,000। द लास्ट क्वेश्चन इज बैंक के साथ स्थायी जमा राशि की डैश अधिक होने पर स्थायी खाता संख्या लिखना अनिवार्य है। पैन मस्ट बी क्वोटेड व्हेन द फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक एक्सीड्स 25,000, 50,000, 10,000 और 20,000। सो राइट आंसर इज 50,000 रुपीज़। So guys, it is enough for today. We will meet in our next meeting. Till then, goodbye, take care and be happy.